अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा वर्क किया था आप लोगों को, कर लिया आप लोगों ने? जी मैम। हो गया? क्वेश्चन सॉल्व थे सारे? सिर्फ एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व नहीं था, वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व आउट करना था। कोई भी पॉइंट अगर किसी को क्लियर नहीं है तो भी मेरे से पूछ लें। मैम कोई भी हमारे पास फंक्शन है, उसका अबिलियन होने के लिए कौन सी चीज नहीं मतलब होनी लाजमी है, वो थोड़ा सा बता देंगे एक दफा। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था। अब जरा आप लोग मैम लास्ट बिलियन के लिए क्या होता है बताएं जरा, कोई भी एक आप में से स्टूडेंट अगर किसी को भी बताए, जो भी माइंड में कोई मिस्टेक होगी तो भी इसमें। मैम जो हमें सेट दिया गया होगा वो क्लोज होना चाहिए अपने सेट के अंदर। पर्सन के ऐप तो हमारे पास सेट है, तो ऐप इज क्लोज्ड। उसके बाद ये एसोसिएटिव होना चाहिए और एडिटिव इनवर्स भी होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी भी होनी चाहिए सेट के अंदर, और कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए, तो फिर ये बिलियन ग्रुप होगा। जो आइडेंटिटीज हैं ये सॉल्व आउट होंगी, ये होल्ड हो रही जी हैं, तो हमारे पास जो ग्रुप है वो बिलियन की फॉर्म बनेगा, अदरवाइज वो बिलियन नहीं है। जी मैम ठीक है। आज जो है हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर हमारा वेक्टर स्पेस हमारे पास सेंड हो चुका है। हमने लास्ट लेक्चर में किया था लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। दोबारा से रिपीट करती हूँ क्योंकि हमने फर्स्ट वाला जो हमारा लास्ट यानी कि जो पिछला वीक था उसके अंदर जो हमने किया, सबसे पहले वेक्टर स्पेस, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ये 4 टॉपिक थे जो हम लोगों ने वहाँ पे कंप्लीट किए, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए थे। आज जो है नेक्स्ट वाला है हमारे पास अपना माइक बंद रखें, अदरवाइज मैं बंद कर दूंगी तो आप में से कोई भी क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकेगा, सिर्फ फिर मैं पढ़ाऊंगी और आप सिर्फ सुनेंगे। जब अपने माइक जो है वो बंद रखें, जब कोई क्वेश्चन पूछना है तो सिर्फ उन्हें उसका ओपन करें। डेफिनेशन है एंड एग्जांपल्स है इनर प्रोडक्ट स्पेस की। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इनर प्रोडक्ट स्पेस का जो टॉपिक है वो इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इसलिए करवाना है ताकि आगे फर्दर जो है वो नॉर्म हमने फाइंड करनी है, और नॉर्म के लिए, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर के लिए हमारे पास जो बेसिस है वो होना लाजमी है। नॉर्म ऑफ द वेक्टर के लिए सबसे पहले इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन आती है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास फर्दर जो है वो नॉर्म ऑफ द वेक्टर को सॉल्व आउट किया जाता है। इसलिए इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या चीज़ है, फिर उसके बाद फर्दर जो है वो नॉर्म ऑफ अ वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो इसी के अंदर से ही फाइंड आउट होता है इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई होते हुए। इसकी डेफिनेशंस की हमारे पास 3-4 एग्जाम्स हैं, उन तमाम एग्जाम्स को सॉल्व आउट करना है किसी भी वेक्टर के ऊपर, तो वो फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगी, अदरवाइज वो इनर प्रोडक्ट स्पेस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। फील्ड मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फील्ड हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ, और फर्दर जो है वो एडिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एडिटिव अबेलियन ग्रुप की फॉर्म है, और मल्टीप्लिकेशन के साथ उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की फॉर्म है। एलिमेंट जो है मल्टीप्लिकेशन एडिशन अप्लाई करने के बाद फर्दर आंसर जो है दोबारा से सेट के अंदर ही लाई करता है, और जिसका थर्ड था उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड आउट होगा। वेक्टर स्पेस की थी हमने, वेक्टर स्पेस के एग्जाम्स भी मैंने वहाँ पे डिफाइन आउट किए थे, वो भी हमारे पास 5 एग्जाम थे। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे फर्स्ट के अंदर 2 वेक्टर्स को ऐड करें तो उनका आंसर जो है वो वेक्टर के अंदर से लाई करेगा। वेक्टर को मल्टीप्लिकेट विद आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास अगेन वही वेक्टर आएगा। वेक्टर्स को दो स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके या फर्दर 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों का आंसर सेम था। दो वेक्टर्स को ऐड करके एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें या दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। ये इसके 5 एग्जाम्स थे जो हमने सेटिस्फाई किए थे। इनर प्रोडक्ट स्पेस के अकॉर्डिंग भी हमारे पास यहाँ पे एक्सियम्स गिवन है। अब वेक्टर स्पेस है, उसके साथ फील्ड डिफाइन है, एक मैपिंग है यहाँ पे, ये डॉट प्रोडक्ट की मैपिंग है। यहाँ पे डॉट नजर आ रहे होंगे आपको मैपिंग के अंदर। मैपिंग को हम डिनोट करते हैं इस टाइप के साइन से। ये डॉट कॉमा और डॉट की फॉर्म है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइन आउट होती है हमारे पास। आगे फर्दर डिफाइन किया, दो वेक्टर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी हम डेफिनेशन करें, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास फील्ड का जो आंसर की फॉर्म बन रही है, इज सेड टू बी इनर प्रोडक्ट ऑन वी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर फर्स्ट पे मेरे पास जो कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट ली जाए तो वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। इक्वल 0 की कंडीशन सिर्फ तब होगी जब वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। ये डिफाइन भी है साथ में। दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट जो हम यहाँ पे डिफाइन आउट करेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 0 की फॉर्म बनेगी। इक्वल टू 0 की कंडीशन सिर्फ तब होगी इफ एंड ओनली इफ v इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू 0 डिफाइन है, तो हमारे पास वेक्टर जो है इनर प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर की वेक्टर के साथ सेम, वो इक्वल टू 0 आएगी। अदरवाइज अगर वेक्टर 0 नहीं है तो हमारे पास वो ग्रेटर की फॉर्म बनेगी, ग्रेटर 0 के साथ आएगी। दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं v1 v2, किसी भी एक वेक्टर स्पेस के अंदर से हमने वो चूज किए। दोनों वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट ली जाए या दोनों वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट लिया जाए, दोनों चीजें जो है वो इक्वल आती हैं, लेकिन कॉन्जुगेट जो है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आता है। अदरवाइज कॉन्जुगेट हम नहीं लेते रियल नंबर्स के फॉर्म में। दोनों में डिफरेंस चेक करें, v1 v2 इनर प्रोडक्ट लिया v1 की v2 के साथ, तो रिजल्टेंट में कहता है इक्वल में हम सेकंड चीज जो राइट साइड पे है वो इस फॉर्म में ले लें कि v2 की v1 के साथ इनर प्रोडक्ट लेके फिर हम उसका कॉन्जुगेट लें, तो दोनों जो है वैल्यूज वो क्या आएंगी, हमारे पास सेम आएंगी। इट्स मीन v1 वेक्टर की v2 के साथ अगर मैं इनर प्रोडक्ट लेती हूँ तो रिजल्टेंट में जो इनर प्रोडक्ट आएगी वो v2 v1 और एंड फर्दर उनका कॉन्जुगेट आएगा। मेंशन आउट भी है यहाँ पर कि हमारे पास हियर v2 v1 कॉन्जुगेट डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ v2 v1। ये कॉन्जुगेट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, अदरवाइज ये कॉन्जुगेट की फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है। जब हम इसको रियल फॉर्म में देंगे तो रियल फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेक्टर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेंगे सिर्फ उस कंडीशन के लिए। नंबर 3, यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं v1 v2 v3, वेक्टर के 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे दो स्केलर्स लिए हमने ए एंड बी के साथ जो बिलोंग करें हमारी फील्ड में से एफ में से। दोनों स्केलर्स को ए एंड बी स्केलर्स को v1 एंड v2 दो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड किया जाए एंड फर्दर उसकी v3 जो थर्ड वेक्टर है उसके साथ इनर प्रोडक्ट ली जाए। कहता है स्केलर्स को बाहर लेके आप वेक्टर्स की सेपरेट इनर प्रोडक्ट्स लेके उसको ऐड करें, तब भी रिजल्टेंट में आंसर सेम आएगा। If f is taken as the field of real numbers, only then v2 v1 conjugate is equal to v2 v1। If f is taken as the field of real number, कहता है अगर फील्ड हम रियल नंबर्स में से चूज करते हैं तब हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं v2 v1 conjugate is equal to v2 v1। ये दोनों चीज़ें सेम आएंगी, ज़रूरी नहीं है कि हम इसका कॉन्जुगेट लें। यहाँ पे सिर्फ उसने बता दिया था कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा तो ये चीज़ हम इस फॉर्म में डिनोट आउट करेंगे। अदरवाइज अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है, कहता रियल फॉर्म है, तो हम इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं। v2 v1 कॉन्जुगेट लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको v2 v1 लिख सकते हैं। इन केस अगर हमारे पास ये डेफिनेशन रियल में पूछी जाती है तो रियल में आपने जब ये चीज़ मेंशन करनी है सेकंड कंडीशन, तो इसमें ये कॉन्जुगेट ऊपर डिनोट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि v2 v1 इनर प्रोडक्ट ले लें, इक्वल आएगी v2 v1 इनर प्रोडक्ट से। इसमें कॉन्जुगेट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सेकंड कंडीशन फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे मेंशन भी की है। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये बन जाएगी v1 v2 इज इक्वल टू v2 v1, जब हमारे पास फील्ड जो है वो रियल नंबर में से होगी, तो कॉन्जुगेट फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं होगी।
The pair V and inner product where V is the vector space over the field F of real और complex कुछ भी हो सकती है। और कहते हैं ये जो हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर ये पेयर है, इस पेयर को हम डिनोट करते हैं इनर प्रोडक्ट के साथ। एंड देन if all conditions are satisfied, then the given product is called inner product space. आगे फर्दर जो डिफाइन आउट किया हुआ वो थर्ड सेकंड कंडीशन को अकॉर्डिंग ही हमने थर्ड कंडीशन को यहाँ पे डिफाइन किया है कि हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन हमारे पास दी हुई है ए V1 प्लस बी V2 एंड V3 के साथ। ये चीज दी हुई है। अब इसके अंदर पहले हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास तो यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं V1 V2 एंड स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होके एडिशन फॉर्म में आ रहे हैं, वो पहले मेंशन आउट किए हुए हैं, और V3 जिसके साथ उनकी इनर प्रोडक्ट लेंगे वो बाद में मेंशन की हुई है। जो कंडीशन में यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ वो यही चीज़ है, दोबारा से उसने डैश के साथ मेन दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि सम टाइम ये इसी वे में टाइप आउट हो, आपके पास ये वे जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो V3 आप पहले लिख लें और ये दोनों बाद में लिख लें, तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी आपका जो रिजल्टेंट आंसर है राइट और लेफ्ट दोनों साइड का सेम आएगा। ये देखें UAV प्लस BW। अभी हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो था इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए अगर रियल नंबर्स की फील्ड है तो मैं V1 V2 इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू V2 V1 मेंशन कर सकती हूँ। यहाँ पे भी यही चीज़ की है, AV प्लस BW पहले मेंशन कर लिया और U बाद में मेंशन भी है बाय सेकंड कंडीशन। नाउ बाय थर्ड कंडीशन AVU प्लस BWV बाय थर्ड कंडीशन इधर प्रोडक्ट लिए दोनों के सेपरेट करके मेंशन आउट किए। अगेन बाय सेकंड कंडीशन दोबारा से सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं VU को UV मेंशन आउट कर सकती हूँ। सिमिलरली WU को UW भी मेंशन किया जा सकता है। So by the inner product space, if field is a real number, we will change U into V condition into V and U form. U को V और V को U में मेंशन कर सकते हैं विदाउट कॉन्जुगेट कंडीशन के साइन के साथ। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं अगर हमारी फील्ड जो है वो रियल फील्ड होगी। दोबारा से डेफिनेशन में यहाँ पे शो कर देती हूँ। डेफिनेशन जो है हमारे पास वेक्टर की फॉर्म है, वेक्टर स्पेस है कोई भी, उसके दो भी वेक्टर एलिमेंट्स हम चूज आउट करेंगे, उनकी इनर प्रोडक्ट लेंगे, सेम की सेम के साथ लेंगे तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर्म बनेगी। जीरो की फॉर्म जो है वो जब वेक्टर हमारे पास जीरो होगा। एंड सेकंड कंडीशन V1 V2 के साथ अगर हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो V2 V1 कॉन्जुगेट के साथ हम उसको मेंशन आउट करेंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा। कॉन्जुगेट मेंशन करने की जरूरत सिर्फ तब होगी जब हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमारे पास अगर डिफाइन आउट वेक्टर है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स में उसको डिनोट करने की जरूरत नहीं है। एंड नंबर थर्ड, दो वेक्टर्स को दो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और थर्ड वेक्टर के साथ हम उसकी इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास इस कंडीशन के साथ आएगी कि सेपरेट स्केलर को हम बाय लिखते हुए वेक्टर V1 V2 की पहले इनर प्रोडक्ट ले लें, फिर उसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें और V2 की V3 के साथ इनर प्रोडक्ट लेके B से मल्टीप्लाई स्केलर से कर लें और ऐड कर लें, दोनों कंडीशन में आंसर जो है वो हमारा सेम आएगा। अब नेक्स्ट जो फर्दर है हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें UV बिलोंग्स टू Rn वेयर Rn n डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिमेंट चूज आउट किए हैं वेक्टर से। U is equal to U1 U2 so on Un and V is equal to V1 V2 so on Vn फॉर्म में। देन द डॉट प्रोडक्ट, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर्स के साथ, वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आती है, वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आती है आप लोगों को? जी मैम जी। यहाँ पे U1 V1 कैसे लिखा है? मैम आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन जब आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो हो जाएगा। मतलब पहले हम बिल्कुल कंप्लीट ऐसे ही है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन जब हम इससे यूज टू हो जाते हैं तो हम जब यूज टू हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट करते हैं फिर। बिल्कुल। हमारे पास वेक्टर्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, हमने आगे ज्योमेट्री पढ़नी है जो कि आप लोग पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो।
वेक्टर्स के जो एलिमेंट्स होते हैं u1 u2 u3 सो ऑन जितने भी un तक हैं, इनके साथ यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स पाए जाते हैं जो i j और k की फॉर्म में होते हैं। i j k, या अगर आप n डायमेंशन में ले रहे हो तो हम दूसरी कंडीशन में उनका नेम ले लेते हैं e1 e2 e3 सो ऑन en तक। ठीक है, जितनी भी हम डायमेंशंस के यहाँ पे वेक्टर्स ले रहे हैं, वेक्टर के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी कर्व वार टाइप होंगे वेक्टर या स्टेट वेक्टर्स होंगे, उनके कोई ना कोई यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स होते हैं वो 1 के फॉर्म होते हैं आई जे के। उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो सेम की आई के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 आती है, जे की जे के साथ। बाकी जो है अदर्स के साथ अगर लेते हैं आई की जे के साथ या के साथ तो वो 0 होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट एज इट इज ही ली है, जैसे आपको क्लास वालों ने भी बताया कि हमने आई जे के रिस्पॉन्ड यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन आउट किया, क्योंकि वेक्टर्स के अकॉर्डिंग आई जे के मेंशन नहीं करते जब हम उसको ब्रैकेट फॉर्म में कोमा के साथ मेंशन करते हैं, सिर्फ एलिमेंट फॉर्म में। अगर आपको इसको एडिशन की फॉर्म में मेंशन करना है तो एडिशन की फॉर्म में अगर यहाँ पे कहीं पे भी पूछा था तो u1 i u2 j, या आप सेकेंडली आप इसको u1 e1 u2 e2 u3 e3 सो ऑन un en की फॉर्म में मेंशन करेंगे प्लस के साथ। Is an inner product on Rn, ये Rn पे inner product है। It is easy to verify condition 1 and 3, इसमें 1 और 3 की condition easy to verify होंगी, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको अभी यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई नहीं करूँगी क्योंकि ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली वेरीफाई होगा। हम इसके फर्दर जो पार्ट्स हैं वो आगे वेरीफाई करेंगे। दिस इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन Rn, इसको यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। फ्रीक्वेंटली टाइप में ये यूज़ होती है एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस भी कहलाएगी, क्योंकि उसके अंदर हमने एन डायमेंशन तक वेक्टर्स के एलिमेंट्स लिए हैं। N-dimensional Euclidean space, if no inner product is specified, Rn will be present n-dimensional Euclidean space of form no inner product is specified। इसके अंदर inner product लेने की जरूरत नहीं होती, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इन केस अगर इसके एलिमेंट जो है वो दोनों सेम हो गए, यानी कि u1 के साथ u1 ही दिया जाए तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेटा इसकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं होती तीनों प्रोडक्ट के अंदर, इसीलिए यहाँ पे इसका 1 से लेकर 3 तक जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती डेफिनेशन की। आप इसे करके ट्राई कर लें, ये बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ये एक जनरल चीज़ है जो डिफाइन आउट करके मैंशन की हुई है। तो मैंने डिटेल से नहीं किया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स में डिफाइन करें कि इनर प्रोडक्ट हम कैसे प्रूव करते हैं, बाकी फर्दर जो है वो इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। वेक्टर्स की फॉर्म में अब हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स वेक्टर की फॉर्म में, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में यहाँ पे इनर प्रोडक्ट लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस 1 मैट्रिसेस ओवर R में से हमने एलिमेंट चूज आउट करने। C1 C2 बिलोंग्स टू V, C1 और C2 जो है वो V वेक्टर जो हमने R में से चूज किया वेक्टर स्पेस, R रिटर्न एज दो वेक्टर्स लिए उसने उनको इस फॉर्म में मेंशन किया। C1 इज इक्वल टू x1 x2 सो ऑन xn, उसके ऊपर T मेंशन किया, T जो है उसके ट्रांसपोर्ट को डिनोट करता है, एंड C2 इज इक्वल टू y1 y2 सो ऑन yn, ये भी हमारे पास के ट्रांसपोर्ट को डिनोट करता है। मेंशन भी किया हुआ है, हमने इसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में क्यों लिखा है, सच मैट्रिसेस आर कॉल्ड कॉलम वेक्टर्स। आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ट्रांसपोर्ट फॉर्म में ऊपर मेंशन करें, ट्रांसपोर्ट आप इस फॉर्म में लिखें, आप डायरेक्ट इसे यहाँ पे कॉलम फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन सिर्फ कॉलम वेक्टर्स मेंशन कर दिया इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में इसलिए मेंशन कर दिया कि हमने रो वाइज लिखा है, लेकिन सॉल्व आउट के लिए हमने इसका ट्रांसपोर्ट ले लिया। अब इसकी इनर प्रोडक्ट डिफाइन की हुई है, हमने सिर्फ इसको डिनोट करना है कि क्या ये इक्वल टू राइट साइड वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। C1 C2 दोनों की इनर प्रोडक्ट लेनी है, कहीं पे भी कॉलम वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट आएगी तो आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ C1 ट्रांसपोज एंड C2 लेना है। ये क्यों लेना है ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये दो मैट्रिसेस हैं मेरे पास, C1 और C2 दोनों कॉलम वेक्टर्स हैं। क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? मैम अगर इन C1 और C2 के लिए लिया जाए सिर्फ, बिल्कुल, अगर आप ये इस वक्त रो वाइज देख लें तो क्या इनकी नहीं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल होगा। नहीं
नहीं पॉसिबल है, फिर तो पॉसिबल रीजन नहीं है। बताएंगे, नहीं पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन मैम के लिए हमारे पास पहले प्रोडक्ट के एक कॉलम लिए में होता है कि दूसरे के पहले रोज के के नंबर इक्वल ऑफ होने कॉलम्स चाहिए। और दूसरे के नंबर ऑफ रोज, बिल्कुल दोनों होने इक्वल होगी तो चाहिए। प्रोडक्ट जो दूसरे है की वो रोज के पॉसिबल होती इक्वल। है, अदरवाइज नहीं होती। सिमिलरली यहाँ सिर्फ मैंने रोज वाइज मेंशन किए हुए हैं क्योंकि ऊपर ट्रांसपोज है। अगर ट्रांसपोज को मैं सॉल्व आउट करती हूँ तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम में। क्या इन दोनों कॉलम्स में जब ये दोनों कन्वर्ट हो गए इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? फिर भी नहीं होगी, नो एक को मैम। कॉलम में करना पड़ेगा और दूसरी को रोज में फिर होगा। बिल्कुल फिर भी पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि अगर मैं इसको मेंशन आउट करती हूँ, यही चीज लेंगे इसके साथ सेम इसी टाइप का मैट्रिक्स मैं यहाँ पे मेंशन आउट करती हूँ। मल्टीप्लिकेशन के पहले भी बताया कि नंबर 1 जो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स होता है इसमें जितने भी हमारे पास कॉलम्स होते हैं सेकंड में उतनी रोज होंगी तो पॉसिबल होगा। अब इसके अंदर फर्स्ट में 1 जो है वो मेरे पास कॉलम है, लेकिन सेकंड वाले के अंदर कितनी रोज आ जाएंगी, n रोज है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए जब भी कॉलम वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट या रो वेक्टर्स भी अगर आपके पास आएंगे, इनर प्रोडक्ट आएगी तो उसकी इनर प्रोडक्ट के लिए हमने एक का ट्रांसपोज लेना है और दूसरा साथ में एज इट इज ही लेंगे। अब दोनों में से किसका लेना है ये अब मुझे आप लोगों ने बताना कि यहाँ पे हमने C1 का ट्रांसपोज क्यों लिया है, C2 को एज इट इज क्यों लिया है। क्या ये इस फॉर्म में नहीं हो सकता था कि मैं इसको फर्स्ट वाले को कॉलम वाइज लिखती और सेकंड वाले को जो थी वो रो वाइज लिख देती, तो क्या फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी? जी हम तब पॉसिबल थी, पॉसिबल थी, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन जो लेकिन वो थी हमारे काफी पास बड़ा मैट्रिक्स बनना, हम्म वो काफी बड़ा मैट्रिक्स बनना था। वो हमारे पास n रोज एंड n कॉलम्स का मैट्रिक्स बनना था, जी मैम। ठीक है। इसलिए हमने इसको यहाँ पे n रोज एंड n कॉलम्स में कन्वर्ट नहीं करना। हमारे पास जो है वो यही कंडीशन ऊपर दी हुई है, n क्रॉस 1। ये क्या डिनोट कर रही है, n रोज और 1 कॉलम है। n रोज एंड 1 कॉलम्स। हमने इसी कंडीशन के अंदर रहते हुए इसको n क्रॉस n के अंदर कन्वर्ट नहीं करना, इसलिए हमने फर्स्ट वाले को जो है वो ट्रांसपोज की फॉर्म में मेंशन किया और सेकंड वाला जो है एज इट इज आएगा। अब C1 का कहता है ट्रांसपोज है, इस वक्त ये सिंपल C1 है। राइट साइड पे बिल्कुल इसका ट्रांसपोज लिखा है क्योंकि कॉलम वेक्टर था, हमने इसका ट्रांसपोज लिखे तो रो वाइज में लिखा है। जब मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज लूँगी तो ये एज इट इज ही आ जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज है वो एज इट इज मैट्रिक्स ओरिजिनल आ जाता है। साथ में जो सेकंड वाला है सेकंड वाले को एज इट इज लूँगी, इसका ट्रांसपोज फॉरवर्ड करके मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी तो ये चीज़ आएगी। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास सिंगल एक एलिमेंट की कंडीशन बनती है, यानी कि एक रो और एक कॉलम वाला जो मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 वाला फॉर्म बनती है। अब इसका डिटर्मिनेंट लूँगी तब भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही आंसर आएगा। It is an inner product on the vector space V of all n cross 1 column over the field of real number. Field of real number में जितने भी वेक्टर्स अगर हम यहाँ पे चूज आउट करेंगे तमाम इनर प्रोडक्ट के लिए। अब इनर प्रोडक्ट नहीं भी डिफाइन होगी तो अंडरस्टूड है कि हम इनर प्रोडक्ट किस फॉर्म में लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ C1 ट्रांसपोज एंड C2 एज इट इज फॉर्म में लेंगे तो हमारे पास जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन की हुई है। हमने इसे इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो प्रूव करना है वेक्टर के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर से। लेट u1 u2 सॉरी u एंड v लिया हुआ है, लेट v एंड u बिलोंग्स टू R2, u1 के एलिमेंट्स एंड u2 के एलिमेंट्स जो है u के एलिमेंट और v के एलिमेंट्स यहाँ पे डिफाइन है x1 x2 एंड v के एलिमेंट्स है y1 एंड y2। देन इनर प्रोडक्ट स्पेस b यहाँ पे डिफाइन है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास u एंड v की इनर प्रोडक्ट स्पेस देंगे तो एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन किस फॉर्म में हो रही है, x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2 इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे इसको डिफाइन करना है, एक इनर प्रोडक्ट दी हुई है आर स्क्वायर के लिए, हमने इसे इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है कि जो हमारी आर स्क्वायर है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की फॉर्म में। इसमें सबसे फर्स्ट वाला है, इसके 3 दोबारा से बता देती हूँ 3 कंडीशन थी।
सबसे फर्स्ट कंडीशन है सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ हमने इनर प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे u दिया हुआ है वेक्टर, इसको मैंने u के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेनी है सेम की सेम के साथ। तो यहाँ पे जो दो डिफरेंट दिए हुए मेरे पास u और v फॉर्म में, उसमें v की जगह पे भी मैंने u के ही एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट करना है, जो कि मेरे पास x1 और x2 फॉर्म में। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में x1 क्या बन जाएगा, x1 का स्क्वायर एंड सेकंड x1 y2, ये मेरे पास बनेगा x1 x2 एंड थर्ड x2 y1, ये मेरे पास बन जाएगा x2 x1 एंड प्लस 3x2 y2, मेरे पास ये बनेगा 3x2 x2 और ये बन जाएगा 3x2 स्क्वायर के साथ एंड इज इक्वल टू में आपके पास x1 स्क्वायर माइनस, ये दोनों चीज़ें सेम है, दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन माइनस का आएगा -2x1 x2 एंड प्लस 3x2 स्क्वायर। मैंने इसको प्रूव करना है ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, तो क्या मैं इसको यहाँ तक स्टॉप कर दूँ? जी मैम। ये क्यों ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है? मैम पहली कंडीशन में यही था कि वो u और v का इनर प्रोडक्ट, u और u का इनर प्रोडक्ट लेंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और इक्वल टू 0 तब होगा इफ एंड ओनली इफ u वेक्टर 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने क्यों और वैसे दिखाना है यहाँ पे कि मैंने ग्रेटर एंड इक्वल ये टू 0 दोनों है, का फिर उसके स्क्वायर है, बाद सेकंड कंडीशन तो बाद में चलेगी। पहली टर्म का भी स्क्वायर है, दूसरी टर्म का भी स्क्वायर है, तो वो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। बिल्कुल वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 की फॉर्म बनेगी। हम स्क्वायर किसी भी स्क्वायर नंबर जिन का करे नंबर्स वो का ले ग्रेटर लें देन 0 ही होता है। वो ग्रेटर देन 0 ही फॉर्म बनती है। और सेकेंडली उसके दरमियान में जो साइन दिया हुआ है देखें वो भी एडिशन है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड देयर सम बिल्कुल। वो ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 फॉर्म आती है। अगर यहाँ पे सेंटर में मैं माइनस का साइन लगा देती हूँ तब कंडीशन चेंज हो जाएगी, इसमें बिल्कुल भी हमें कंफर्म नहीं होगा कि ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है और नॉट, क्योंकि जब साइन नेगेटिव आएगा तो फिर स्क्वायर और एडिशन की वजह से हम 100% कह सकते हैं कि नंबर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। जब x1 x2 एलिमेंट 0 होंगे तो ये 0 होगा, अदरवाइज ये हमेशा ग्रेटर देन की फॉर्म रहेगी। अब हमने इसके अंदर सेकंड कंडीशन लेनी है कि दोनों को इक्वल टू 0 लेते हुए हमने अब एलिमेंट्स को 0 शो करना है। अब हमने अपनी इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो यहाँ से 0 के इक्वल ली है, इक्वल टू 0 लेंगे और मैंने अब वेक्टर के जो एलिमेंट्स है उन्हें 0 प्रूव करना है। 0 लेंगे तो स्क्वायर की फॉर्म है, तो दोनों एलिमेंट 0 के इक्वल आ सकते हैं क्योंकि हमने 0 लिए हैं, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, तब हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन इंप्लाइज, हमने अभी इसको इक्वल टू 0 लिया है एंड फर्दर इससे मेरे पास क्या आएगा x2 इज इक्वल टू 0, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करके दूसरी तरफ ले जाएं, वो ये कंडीशन बन रही है। जब x2 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके भी दोनों इक्वल टू 0 आएंगे, इंप्लाइज u इज इक्वल टू 0 बिकॉज x1 एंड x2 0। इफ एंड ओनली इफ के अकॉर्डिंग ये इंप्लाइज का जो साइन बैकवर्ड साइड पे है ये एज इट इज ही मेंशन कर दें, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। नाउ गोइंग ऑन टू सेकंड कंडीशन, u and v inner product space is equal to 0। अब मैम हमें ये इसका प्रूव करना है कन्वर्जन प्रूव करेंगे। जी, अब इस u को 0 के बराबर लेके वो u और u का इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर प्रूव करना, कन्वर्सली भी ये करना है, कन्वर्सली इसका करेंगे मैम। बिल्कुल कन्वर्सली यही बताया है। ये जब इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे तो ये इम्प्लाइज का साइन सिर्फ इतना सा होगा, ये सिर्फ ये इम्प्लाइज का साइन है। अभी हमने u और u दोनों u सेम लेते हुए इक्वल टू 0, इट्स मीन दोनों की जो स्क्वायर्स की फॉर्म थी वो इक्वल टू 0 और फिर फर्दर x1 और x2 0 इक्वल थे एंड u इज इक्वल टू 0। अब हमने u इक्वल टू 0 लेते हुए इनर प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 प्रूव करना है, क्योंकि डेफिनेशन में इफ एंड ओनली इफ का वर्ड यूज है। दोबारा से इसको यहाँ पे सारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप करना चाह रहे हैं तो दोबारा से कर सकते हैं कि पहले अब मैं u इज इक्वल टू 0 लूँगी, u इक्वल टू 0 लिया, इट्स मीन उसके दोनों एलिमेंट्स 0 हैं, एलिमेंट 0 है तो उनका स्क्वायर भी 0 आएगा, स्क्वायर 0 आ रहा है तो स्क्वायर दोनों एलिमेंट्स के स्क्वायर की सम भी इक्वल टू 0 आएगी, तो इट्स मीन कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 आएगी। ये सारा कन्वर्सली करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये साइन जो दिया है ये इफ एंड ओनली इफ का साइन है। इफ कंडीशन हमने प्रूव की है, ओनली इफ के लिए हमने उसको दोबारा साइन को जो है वो एरो को दूसरी तरफ से भी डिनोट करते हुए शो आउट किया है, ठीक है। तो इसलिए आप कन्वर्सली अगर इसको सेपरेट सॉल्व करना चाह रहे हैं तब भी इशू नहीं है, आप इसको कन्वर्सली सेपरेट भी यहाँ पे नीचे सॉल्व कर सकते हैं। अगर 100% आपको अंडरस्टूड है कि ये चीज़ एज इट इज है तो आप इसको यहाँ पे एज इट इज अप्लाई करें। क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो क्वेश्चन में वहाँ पे इफ एंड ओनली हम सेपरेट भी सॉल्व करेंगे, ज़रूरी नहीं है
कि आप इसको साइंस को लगाते हुए हम इसको स्टॉप आउट करें। ठीक है, ये जो साइन दिया हुआ है ये इफ एंड ओनली का साइन है, इसलिए दोबारा से इसको करने की कन्वर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन है, यू वी इनर प्रोडक्ट है, हमने इसको शो करना है वी यू में, यानी कि वी के एलिमेंट्स पहले और यू के एलिमेंट्स बाद में है और सीक्वेंस हमारा चेंज हो गया है। पहले यू और वी की इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वही साथ में यहाँ पे मेंशन किया है। दो फंक्शन जो है दो एलिमेंट जब मल्टीप्लाई होते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 कर ले या 2 मल्टीप्लाई 1 कर ले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे भी वही कंडीशन की है कि x1 y1 था, मैंने y1 और x1 मेंशन किया और सारे एलिमेंट्स इसी तरह मेंशन आउट किए। अब नेक्स्ट थर्ड जो है मेरे पास स्टेप, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके एलिमेंट्स को रिपीट आउट किया कि मेरे पास यहाँ पे पहले y2 x1 आ रहा है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए y1 x1, तो मैंने इन दोनों को सिर्फ चेंज किया है, y1 x2 पहले लिख लिया, y2 x1 बाद में लिख लिया, तो ये दोबारा से वही इनर प्रोडक्ट स्पेस आ गया जो हमारे पास u v की थी, अब हमारे पास ये कन्वर्ट हो गई है v u के अंदर। अब इसके ऊपर देखिए कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास जो थे नंबर्स वो रियल नंबर्स में से थे, इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेट लेने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे तो हम कॉन्जुगेट लेंगे, दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे, दोनों नंबर सेपरेट आएंगे। नाउ गोइंग ऑन टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर हमने एलिमेंट लिया, यहाँ पे एक फर्दर मजीद एलिमेंट की जरूरत है हमें, जो हमने w लिया, w इज इक्वल टू z1 z2, आप नेम चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही नेम ले। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिए, हमने गिवन थर्ड कंडीशन की ए यू प्लस बी वी एंड फर्दर हमने w के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लेना। सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट डिफाइन आउट करना है, ए यू प्लस बी वी के साथ यू के एलिमेंट्स को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया है, बी के एलिमेंट्स को बी से मल्टीप्लाई किया है एंड फर्दर दोनों को यहाँ पर ऐड करके लिखा है। फर्स्ट एलिमेंट ऐड इन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट इन सेकंड ऐड, और यहाँ पे ये मेरे पास एक क्या कंडीशन बनी है, एक वेक्टर के एलिमेंट्स की कंडीशन बनी है। ax1 प्लस by1 ये एक एलिमेंट है, ax2 प्लस by2 ये सेकंड एलिमेंट है, और जो मेरे पास यहाँ पे साथ में मेंशन है वो w के एलिमेंट्स है। w जो मेरे पास एक हमने थर्ड वेक्टर चूज किया था अपनी r2 में से, z1 एंड z2 फॉर्म में। अब मैंने इन दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट लेनी है अपने गिवन रूल्स के अकॉर्डिंग जो ऊपर डिफाइन आउट है। फर्स्ट वाले का फर्स्ट एलिमेंट एंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाले वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट माइनस, यही चीजें देखिए ऊपर दी हुई है, ये देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इनर प्रोडक्ट लिया। फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ माइनस सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के साथ एंड प्लस 3 बोथ आर सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई। First element of the first vector and multiply by first element of second vector and minus first element and second and first and on the last 3 गिवन है अंदर हमारे पास इनर प्रोडक्ट के अंदर, और फर्दर जो है वो सेकंड एलिमेंट जो है वो दोनों के आ जाएंगे जो भी यहाँ पे दोनों वेक्टर के सेकंड एलिमेंट है। अब इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करना है क्योंकि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है। अब इसके अंदर जो थर्ड कंडीशन है आप इसको सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमने ओपन किया, यहाँ तक ये ओपन हो चुका है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करें, आप इस कंडीशन को सेपरेट लेके एज ए राइट हैंड साइड अब इसको दोबारा से एलिमेंट्स अप्लाई करते हुए सॉल्व आउट करें तो आपके पास रिजल्ट में यही चीज़ आंसर आएगी। जब दो चीज़ों को हमने कंडीशन को या किसी भी थ्योरम को सेटिस्फाई करना होता है या हमने कोई भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई करनी होती है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग जो है एक साइड लेके दूसरी उसके अंदर से फाइंड आउट करें, दोनों को सेपरेट लेके भी प्रूव कर सकते हैं या एक के अंदर से हम दूसरी कंडीशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा रूल गलत नहीं होता, करेक्ट होता है। यहाँ पे यही रूल क्या हुआ है कि आप ए वाली जो है एलिमेंट सारे के सारे कंबाइन किए एंड सिमिलरली बी वाले जो है वो सारे कंबाइन किए, ए वालों में से ए कॉमन लिया, बी वालों में से बी कॉमन लिया। ए वालों को अगर आप चेकआउट करें तो वो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है यू और डब्ल्यू एलिमेंट्स का, जो कि वही सेम इनर प्रोडक्ट बन रही है यू और डब्ल्यू के फॉर्म में। एंड सेकेंडली बी कॉमन लिया तो मेरे पास बी और डब्ल्यू की फॉर्म बनी है। दस ऑल कंडीशन ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस आर सेटिस्फाइड, सो आर स्क्वायर विद इनर प्रोडक्ट इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस
यही चीज हमने यहाँ पे प्रूव करनी मैम थी। ए वाली में सेकंड टर्म नेगेटिव नहीं आएगी? जी जी बोलिए। मैम जो ए वाले आपने कॉमनली अंदर लिखे हैं तो x0 माइनस में नहीं आएगी? जी वाले माइनस में नहीं आएंगे, माइनस में बिल्कुल आएंगे। सेकंड वाली वैल्यू जो आपने कॉमन लिया वाली वैल्यू x1 तो माइनस तो माइक बंद करें, मैं बताती हूँ आपको। माइक बंद करें। ये बिल्कुल माइनस में है, सिर्फ लिखते वक्त मिस्टेक है यहाँ पे। ये देखें ax1z1, ए कॉमन लिया x1z1, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ये ऊपर माइनस ही दिया हुआ है, अगर आप यहाँ देखें ये माइनस ही दिया हुआ है। ये बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक्स है, इसको जब आप नोट्स में से पढ़ते हैं तो इसको खुद करेक्ट कर लीजिए। ए कॉमन लेंगे तो ये माइनस का साइन ही आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है, आप क्लियर है? इसी तरह बी वाली जो है वो सारा सी ठीक उसने मेंशन किया, उसके साइन पे इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा माइनस इफेक्ट है। मैथ्स के स्टूडेंट्स है, इतना माइनस इफेक्ट जो है वो खुद से कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ पे एग्जांपल है पेज नंबर 284 पे। ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है खुद से। इन केस अगर ये नहीं होगी तो मैं कल करवाऊंगी आप लोगों को, कल नहीं सॉरी, आपके साथ जब क्लास है नेक्स्ट तब। ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व नहीं की हुई, सिर्फ ये इसको डिफाइन करके स्टॉप किया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैं बता देती हूँ। एफ और जी दिया हुआ है, दोनों को एफ लेंगे तो यहाँ पे एफ स्क्वायर बन जाएगा। इसको इक्वल टू 0 लेंगे, इंटीग्रेशन खत्म होगी तो हमारे पास वो एफ भी 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जी ऑफ एफ के लिए सिर्फ इसको आपने क्या करना है, जी पहले ले लेना है, एफ बाद में ले लेना। मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये वैसे ही प्रूफ हो जाएगा एक लाइन के अंदर। थर्डली हमने यहाँ पे इसके साथ क्या लेना है, हमने एफ और जी वाला जो फंक्शन है उसके साथ एक डब्ल्यू वाला फंक्शन या कोई भी फंक्शन आप लेके आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप जो है वो कोई सा भी डिफरेंट फंक्शन लें, तो आप लोगों ने खुद से करना है। होगा ठीक है, नहीं होगा तो मैं आप लोगों को कल आपके साथ क्लासेस में करवा दूंगी। उसके अलावा मैं बुक शेयर करती हूँ आपके साथ, सॉरी क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। नहीं होगा, जो भी पॉइंट रहता होगा वो आप लोगों ने मुझे बता देना है, वो मैं कल आप लोगों को करवा दूंगी। यार आपने अटेंडेंस ले ली है? जी मैम ले ली।